So hello and welcome everyone in the new session of class 11th. Here we are going to start our biology section with the first unit, that is the diversity in the living world. Diversity in the living world ये हमारा biology class 11 का first unit है जिसमें total 4 chapters included है और first chapter होने वाला है हमारा the living world. इस लेक्चर में हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे. जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में वो सारे टॉपिक्स का डिस्कशन है यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो फिर लिविंग वर्ल्ड क्या है? लिविंग वर्ल्ड जो हमारा चैप्टर है ना वो जस्ट अ बेसिक चैप्टर है जिसमें हम बेसिक से नॉलेज के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पे हमें ये डिस्कस करना होगा कि किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग हम किस बेसिस पे क्लैरिफाई करते हैं और किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं, उनको अलग अलग सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक ग्रुप में कैसे प्लेस किया जाता है, उन सारे रूल्स और किसी तरीके के ऑर्गेनिज्म को कैसे नेमिंग प्रोवाइड की जाती है, ये सारे प्रोसीजर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो विद दिस हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, लिविंग वर्ल्ड हमारा जो लेक्चर है ये इस चैप्टर पे स्टार्ट होता है. हाउ वंडरफुल मतलब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस के हैं उनका एनसीईआरटी रीडिंग होगा. जैसे कि ये टॉपिक ये है, लेकिन टेक्सोनॉमिकल एड्स वाला जो पोर्शन है वो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है. तो जितने भी पोर्शन हमारे इस टॉपिक में इंक्लूडेड है इन सारे टॉपिक के लाइन बाय लाइन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो भी डाउट होगा उसके लिए एक अलग से सेशन इंक्लूड करेंगे और उसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो एक न्यू सेशन में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे हम बहुत सारे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से उठाए गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, और वहाँ पे जो भी डाउट्स होंगे लोगों के वो भी हो जाएंगे. तो ये चैप्टर हमारा इस तरीके से कंप्लीट होने वाला है और ऐसे ही एनसीईआरटी क्लास 11th के बायोलॉजी का सारा चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट होगा. ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, मतलब हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है कितना ज़्यादा वंडरफुल है. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग. बहुत सारे वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको अपने अर्थ पे देखने को मिलते हैं. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स इन विच वी फाइंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके हैबिट सबके हैबिटेट्स वगैरह भी अलग हैं. कोई डिसीडियस फॉरेस्ट में रहता है तो कोई माउंटेन एरियाज में है, कोई ओशियन है तो कोई फ्रेश वाटर लेक डिजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग लीव स्पीचलेस, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं स्पीचलेस. हम बता नहीं सकते कि कितने ज़्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे फाउंड होते हैं. द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और अट्रैक्टिंग द शार्क इवोक्स अवे ईवे एंड अ डीप सेंस ऑफ वॉन्डर. मतलब इन सारी चीज़ों को देख के हम एकदम से वॉन्डरफुल हो जाते हैं कि मतलब क्या ही कितना सुंदर से हमारे नेचर को बना रखा है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने collapse करके. The ecological conflicts and cooperation among the members of the population and among population of a community and even the molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on what indeed it is life. इन सारी बातों को लेकर के हमारे मन में एक बात तो आती है कि ओवरऑल हम कैसे लिविंग हैं, किस चीज़ों को हम लिविंग कह सकते हैं. हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हम किसी भी चीज़ को लिविंग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, किस बेसिस पे. ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्स क्वेश्चन विद इन इट. और इस क्वेश्चन से हमें ना और भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि द फर्स्ट इज द टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एन अपोज टू द नॉन लिविंग. ठीक है, मतलब हम कैसे एक लिविंग और नॉन लिविंग को अपोज कर सकते हैं इस बारे में डिस्कशन होगा. एंड द सेकेंड इज द फिलोसॉफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज. और लाइफ का पर्पस क्या है एक्चुअल में, ये बातें हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन से अलग से समझ में आती है कि अगर हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग का मतलब होता क्या है, तो यहाँ से हमको एक नया क्वेश्चन मिलता है कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे हम किसी भी लाइफ का पर्पस समझ सकते हैं कि मतलब ये किस चीज़ का लिविंग होने का पर्पस क्या है, क्यों कोई भी चीज़ लिविंग होती है. ये सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ठीक है, एज अ साइंटिस्ट, अगर कोई साइंटिस्ट होता तो इस बात का जवाब देने के लिए वो अटेम्प्ट करता. वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग. हम सेकेंड क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दे सकते कि हाँ भाई लिविंग चीज़ों का पर्पस क्या है, क्यों कोई भी चीज़ लिविंग होती है, लेकिन हाँ हम इस बात का आंसर कर सकते हैं कि लिविंग क्या होता है. ठीक है, तो लिविंग क्या होता है इस बात का आंसर हम कर सकते हैं. और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज लिविंग. हमारा यही टॉपिक ही आ गया कि लिविंग क्या होता है. ये क्वेश्चन से ही हमारा एक पैरा आ गया, इसमें पूछा है कि लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग. व्हेन वी ट्राई टू
define living, we conventionally look for the distinctive characteristics exhibited by the living organism. जब कभी भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उसे क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, came to our mind immediately as a unique feature of living organism. ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर है। कौन कौन से फीचर? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट and response came to mind immediately as a unique feature of the living organism. One can add a few more features like metabolism, और भी features आ सकते हैं जैसे metabolism, ability to self replicate, self organize and interact among to these. ये सारी बातें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते वक्त। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस, और एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम डीपली यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे ग्रो करते हैं। तो क्या हम इस बेसिस पे किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो लिविंग में पाई जाती है, केवल जो लिविंग ओनली, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए, और एक लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही प्रेजेंट होती है, उन कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक केवल लिविंग में होती है उसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक नॉन लिविंग बॉडी में पाई जाएगी और लिविंग बॉडी में भी पाई जाती है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी ऐसा फीचर जो केवल लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में टोटली एब्सेंट होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन वो केवल लिविंग में पाया जाए, उसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। मतलब उसी के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो केवल लिविंग में प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर, और जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, यहाँ पे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रोथ के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ से जो भी अभी पैरा होने वाला है वो पूरा ग्रोथ पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ या डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन कौन से ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और नंबर ऑफ सेल, इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ होते हैं। अगर हम एक मल्टीसेलर के बारे में बात करना चाहें तो मल्टीसेलर के कंपैरिजन में देखें तो ये कुछ अलग ही बोलती है ये लाइन, ठीक है। मल्टीसेलर में क्या होता है कि मल्टीसेलर ग्रो बाय सेल डिवीजन। अगर मल्टीसेलर में कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसे ग्रो करता है? सेल डिवीजन की पर्पज से ग्रो करता है, ठीक है। इन प्लांट्स, अगर हम मल्टीसेलर में प्लांट्स को देखें तो दिस ग्रोथ इज डन बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ठीक है। प्लांट्स में अगर जो ग्रोथ होती है, देखो कोई भी ग्रोथ होगी वो कैसे होगी? सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में भी कौन सा टाइप? माइटोसिस। सेल डिवीजन में भी माइटोसिस से होती है, ठीक है। जो भी ग्रोथ होगी वो माइटोसिस से होगी। प्लांट में और एनिमल में अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि दोनों ही हमारे मल्टीसेलर है और यहाँ पे बात मल्टीसेलर की हो रही है, तो मल्टीसेलर में जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन माइटोसिस से ही होती है, लेकिन पूरे लाइफ टाइम तक होती है, ठीक है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो पूरे लाइफ टाइम तक होती है, और इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट
इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। इस टाइप की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। मतलब ऐसी ग्रोथ जो कब खत्म होगी कब स्टॉप होगी वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं इनडिटरमिनेंट ग्रोथ, और वो किस में होती है? प्लांट्स में होती है, ठीक है। प्लांट्स हैव इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। और जबकि हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या होता है? इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ये डिफाइंड होती है, ठीक है। ये कुछ एज के लिए ही डिफाइंड होती है, कुछ एज के बाद ये जो ग्रोथ होती है एनिमल्स में वो स्टॉप हो जाती है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट ग्रोथ। इस टाइप की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट ग्रोथ। मतलब जो कुछ टाइम के लिए केवल एप्लीकेबल है, ठीक है। कुछ सर्टेन एज पे आते ही वो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है परमानेंटली, ठीक है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, ठीक है। और कुछ टाइप के सेल डिवीजन केवल ग्रोथ के लिए ही नहीं होते, सेल डिवीजन तब भी होते हैं जब कभी भी हमारे बॉडी में कोई भी सेल डैमेज हो जाती है या सेल जो है वो वीक पड़ जाती है, ठीक है, वो अपना फंक्शन प्ले नहीं कर पाती एफिशिएंटली, तो फिर वहाँ पे हम सेल को रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन का यूज करते हैं। और वो सेल डिवीजन कौन से टाइप का होता है? माइटोसिस, ठीक है। अगर हमको हीलिंग एंड रिपेयर करना है या ग्रोथ डेवलपमेंट करनी है तो हम माइटोसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो जितने भी ग्रोथ वगैरह हुए वो कैसे हो गए? माइटोसिस से, वो भी बाय द सेल डिवीजन, ठीक है। प्लांट्स में जो होती है इनडिटरमिनेंट ग्रोथ होती है, पूरे लाइफ टाइम पे ग्रोथ होती रहती है, और एनिमल्स में जो होती है वो डिटरमिनेंट होती है, सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाती है। यूनिसेलुलर के बारे में बात करें, ये किसके बारे में था डिस्कशन? मल्टी सेलुलर ग्रोथ हो रही थी। अब जो डिस्कशन होने वाला है फ्रॉम हेयर, ये यूनिसेलुलर ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसे होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ये लोग भी सेल डिवीजन से ही ग्रोथ करते हैं। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। और यूनिसेलुलर में ग्रोथ को हम इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो कल्चर मीडिया पे जब बैक्टीरिया ग्रो करती है तो वहां पे हम विजुअलाइज करके काउंट कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे उतनी ही हमारी ग्रोथ होती जाती है, ठीक है। In majority of the higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. अगर हम higher animals में बात करें, मतलब मल्टीसेलर के बाद में अगर बात करें तो मल्टीसेलर में ग्रोथ का मतलब अलग है, रिप्रोडक्शन का मतलब अलग होता है। लेकिन यूनिसेलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर साइमल्टेनियस, मतलब वहां पे सेम मीन होता है। कैसे? फॉर मल्टीसेलर ठीक है, मल्टीसेलुलर्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सेम but same for unicellular। ठीक है, ये बात, ये स्टेटमेंट, ये जो लाइन है ये इसी को सिग्निफाई करती है कि मतलब क्या, कि अगर कोई भी यूनिसेलर है तो वहां पे ग्रोथ बोलो या रिप्रोडक्शन वो सेम मीन होता है। लेकिन अगर कोई मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, हायर एनिमल है, प्लांट है, तो वहां पे दोनों ही इवेंट सेपरेट होते हैं। एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट या फिर सेपरेट, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन द मास बॉडी इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर हम देखें किसी भी बॉडी का अगर मास ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, किसी भी बॉडी का मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मतलब मास कैसे इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर यूनिसेलर के कंटेक्स्ट में यही अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बन गई, फिर 2 सेल से 4 सेल हमको मिल गई, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ग्रोथ है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि यूनिसेलर में ग्रोथ हो रही है। अगर मैं रिप्रोडक्शन के केस में देखूं तो यूनिसेलर में जो क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी इसी मेथड से होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं, फिर 2 ऑर्गेनिज्म से 4, बाइनरी फिजन जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये ग्रोथ हो रही है तो भी सेम मीन है, अगर मैं बोलूँ कि ये रिप्रोड्यूस कर रहा है तो भी सेम मीन है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि यूनिसेलर के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम सेम होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल है, अगर एक सेल बढ़ेगी
तो हम उसे ग्रोथ बोलेंगे, और अगर एक सेल बढ़ जाती है तो उसे हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो यूनिसेलर में ये दोनों ही चीजें सेम होती हैं, लेकिन अगर मल्टीसेलर है तो ये चीज एकदम ही डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर किसी मल्टीसेलर के बॉडी में मास ऑफ सेल या मास नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो वो क्या है, ग्रोथ है। लेकिन अगर कोई यूनिसेलर में ऐसा हो रहा है तो वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही है, वहां पे क्लैरिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, ठीक है। मैं कहती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है, तो क्या ये ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर बोल दूं? नहीं, पहले हमको चेक करना चाहिए कि क्या ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है। अगर वहां पे हो रही है तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इंक्लूड होगा, और अगर नहीं हो रही है तो ये डिफाइनिंग फीचर में इंक्लूड होता है, ठीक है। अभी तक मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। कैसे हो रही है? ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन मास बॉडी एज अ ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी बॉडी का मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम ग्रोथ कह रहे हैं। तो सपोज देयर इज अ माउंटेन, एक माउंटेन है, ठीक है। इस पे बहुत टाइम से सॉइल का और बाकी प्लांट्स का और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका डिपोजिशन होते होते इसका जो मास है, इसकी जो हाइट है, उसकी जो साइज है, वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या हम इसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे? तब तो इसमें भी ग्रोथ मानी जाएगी। मतलब क्या, अगर मैं कह रही हूँ कि किसी भी बॉडी में जो है उसका मास बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ग्रोथ हो रही है। सपोज ऐसे अगर मैं डिस्कस करूं कि सपोज देयर इज अ पर्सन, ठीक है, ये कोई पर्सन है जिसकी बॉडी में जो है मास बढ़ रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, इस बॉडी का मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसमें ग्रोथ हो रही है। मास बढ़ रहा है इसका मतलब ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ हो रही है। अगर मैं यही बात बोलूं कि देयर इज अ माउंटेन, एक माउंटेन है जो काफी टाइम से ऐसे एक जगह पे है, माउंटेन तो वैसे भी एक जगह पे ही होते हैं स्टेबलाइज, ठीक है। तो माउंटेन है, इसमें बहुत काफी टाइम से एक्सटर्नल चीजों का डिपोजिशन हो रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आकर के डिपॉजिट हो रही हैं इस माउंटेन के ऊपर, डिपॉजिट होते जाए तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो हमारा माउंटेन होगा ये इंक्रीज हो जाएगा ना, ऐसे इस पे डिपॉजिट होते जाएगी तो फिर इस माउंटेन का वेट या इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। चीज़ों को एक्स्ट्रा में ला करके अगर ऐड कर दो तो ऑब्वियसली इतने एरिया का जो भी मास था उससे ज़्यादा मास इस एरिया का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मास इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, मास जो है वो इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही कंसिडर कर लिया है कि जहां कहीं भी मास इंक्रीज होगा इसका मतलब वहां पे ग्रोथ है। मास तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है ना। ग्रोथ दोनों ही जगह हो रही है, इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कंसिडर करेंगे। इसीलिए ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना। ग्रोथ जो है वो क्या हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई। कैसे? क्योंकि ये लिविंग में भी हो रही है, ये पर्सन क्या है, लिविंग है। लिविंग में भी जो चीज हो रही है वही अगर नॉन लिविंग में भी होने लगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगी। और इस बात को हमने प्रूफ कर लिया कि ये लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है। कैसे? यहाँ पे भी मास इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी मास इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दोनों जगह पे ग्रोथ हो रही है। और जो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो फर्क क्या है, मतलब ग्रोथ वहां पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन उसमें भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है इस लिविंग बॉडी के अंदर, वो कैसी ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है। इंट्रिंसिक, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो इंट्रिंसिक हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर से हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज के डिपोजिशन से। अगर ये जो डिपॉजिट मटेरियल अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर यहाँ से इसको रिमूव कर दूं तो वापस से वो अपने ओरिजिनल मास में आ सकता है। लेकिन ये जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल है। बस किसी भी बॉडी का मास अगर एक बार बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, ठीक है, तो फिर उसको हम वापस से कम नहीं कर सकते अपनी, जब मैंने चाहा कि हाँ नंबर ऑफ सेल रिमूव कर दूं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है उसको मैं वापस से पहले की तरह बना सकती हूँ। मतलब क्या, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो हमारी
इरिवर्सिबल। इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसी होती है? इरिवर्सिबल। और जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल, वो पहले की तरह वापस से बनाई जा सकती है ना। जो भी यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट हुआ अगर मैं उसको रिमूव कर दूं तो वापस से वो ओरिजिनल मास में आ सकता है, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये इरिवर्सिबल इंट्रिंसिक ग्रोथ और रिवर्सिबल एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज ओनली फॉर नॉन लिविंग एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ इज फॉर लिविंग। ठीक है, तो ग्रोथ को हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर लिया 2 ग्रुप्स में। ग्रोथ हो गई हमारी 2 ग्रुप्स में, कौन कौन सी? एक होगी हमारी इंट्रिंसिक और एक होती है हमारी एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये 2 टाइप की ग्रोथ हो गई। इंट्रिंसिक कहाँ होगी, एक्सट्रिंसिक कहाँ होगी, इंट्रिंसिक रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर्टेन अगर ग्रोथ हो रही है, किसी भी बॉडी मास बढ़ रही है तो इसका मतलब ग्रोथ है। अगर वही चीज किसी लिविंग बॉडी में होने लगे तो, जैसे यहाँ पे दिया है माउंटेन बिल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मास बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है, अगर माउंटेन में मास बढ़ेगा तो माउंटेन में भी ग्रोथ होगी। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पर्सन में ग्रोथ हो रहा है तो मतलब वो भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो अभी बातें यहाँ पे डिस्कस की कि कैसे माउंटेन में एक्सटर्नल ग्रोथ हो जा रही है, वो बातें यहाँ पे अब हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। वही बात कि हम मटेरियल को एक्यूमुलेट कर ले, अपने सरफेस पे डिपॉजिट कर ले, उसकी वजह से भी तो हमारी ग्रोथ लगेगी। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज द फॉर्म इनसाइड, बट डिफरेंस तब भी है, ग्रोथ हो रही है भले ही लिविंग में भी हो रही है नॉन लिविंग में भी, लेकिन डिफरेंस है क्या कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो फ्रॉम इनसाइड होती है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ग्रोथ लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हमको नजर आ रही है, इसका मतलब ये कि ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ग्रोथ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी। ठीक है, कंडीशंस under which it can be observed in all living organisms have to be explained। ठीक है, कुछ अलग से कंडीशंस होती हैं जिसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है वो अलग से है, वो यही है। ठीक है, to be explained and then we understand that it is a characteristics of living system, a dead organism does not grow। मतलब क्या कि जब भी हम देखेंगे डेड ऑर्गेनिज्म, ये बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म नेवर ग्रो। और यहाँ पे क्या है? ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained and then we understand that it is a characteristics of लिविंग सिस्टम। ठीक है, पहले हमने ये अज्यूम कर लिया कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है तो ये डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन जब बाद में हमको पता चला कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी हो रही है, भले ही एक्सटर्नल हो रही है लेकिन ग्रोथ हो तो रही है, तो इस वजह से बाद में हमको पता चला कि ग्रोथ लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है, इस वजह से उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इंक्लूड कर दिया, हमने उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, और रही बात डेड ऑर्गेनिज्म की, तो वो तो कभी ग्रो नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और माउंटेन जो है नॉन लिविंग थिंग वो डिपोजिशन से ग्रोथ कर रहा है, तो क्या डेड ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करेगा? नहीं, डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रोथ नहीं करता है। डेड ऑर्गेनिज्म तो वैसे भी अगर सॉइल में प्लेस कर दो तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है बल्कि। ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता है, बाकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रोथ का टॉपिक। ठीक है, जिसमें हमने पहले अपने कैरेक्टर को डिस्कस किया। ठीक है, हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे यहाँ पे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एबिलिटी टू सेंस यानी कि कॉन्शियसनेस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ये सारे हमारी बहुत सारी कैरेक्टर्स थी, जिसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक था ग्रोथ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा होने वाला है
जो है वो रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन।